आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। मेरठ का सरकारी मुर्दा घर होता है और उस सरकारी मुर्दा घर के कंपाउंड में काफी ज्यादा भीड़ लगी होती है। और भीड़ इसलिए लगी होती है कि वहां एक नीले रंग का प्लास्टिक का ड्रम होता है। जी हाँ, वही ड्रम जो लोग अक्सर घरों में पानी भरने के लिए यूज करते हैं या कुछ सामान रखने के लिए यूज करते हैं। उस ड्रम को कुछ मैकेनिक्स के द्वारा उसको तुड़वाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जो ड्रम था उसमें सीमेंट था और उस सीमेंट को इतना ज्यादा उसमें पूरा भरा गया था कि वो ड्रम कहीं से भी टूटने का नाम नहीं ले रहा था। फिर कुछ लोगों को बुलाया जाता है और उस ड्रम को कटवाया जाता है। अब जब ड्रम कटता है तो सभी लोग जो वहां पर खड़े थे और पुलिस प्रशासन भी, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। जब वो ड्रम काटा गया तो उसमें से एक लाश निकलती है जिसके 3 टुकड़े होते हैं। जब और ये 3 टुकड़ों की जो लाश थी, इसका नाम था सौरभ। 29 साल की इसकी उम्र थी। मर्चेंट नेवी में ये पोस्टेड था। अब जब लाश बरामद हो जाती है, 3 टुकड़ों में बॉडी मिल जाती है, तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर जो घर वाले होते हैं, सबके सामने वो बॉडी निकलती है। फिर पता चलता है कि आखिर बात क्या हुई, किस तरीके से ये जो सौरभ नाम का लड़का था 29 साल का, ये किस तरह इस ड्रम में आया, क्या इसके साथ आखिरकार हुआ। मेरठ का रहने वाला सौरभ होता है। लगभग बात शुरू होती है 2016 से। उस टाइम जो सौरभ था वो मर्चेंट नेवी में पोस्टेड था। लंदन में ये पोस्टेड था। अक्सर मेरठ आया जाया करता था। तो इसी दौरान 2016 में इसकी मुलाकात एक मुस्कान नाम की लड़की से हो जाती है। दोनों में अच्छी यारी दोस्ती होती है, फिर प्यार में बदल जाता है मामला। दोनों ही शादी करना चाहते हैं, लेकिन दोनों के ही परिवार वाले शादी के खिलाफ होते हैं, क्योंकि दोनों की कास्ट मैच नहीं करती थी। ना तो सौरभ के ही घर वाले राजी थे और ना ही मुस्कान के घर वाले शादी के लिए तैयार थे। लेकिन बात ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी, तो सौरभ और मुस्कान ने फैसला किया कि हम दोनों अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो 2016 में ही इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी करने के बाद ये दोनों मेरठ में ही एक किराए का घर लेकर के रहने लगे। इसी तरह सौरभ जो था वो लंदन में पोस्टेड था, तो आया जाया करता था। साल में लगभग 9-10 महीने वो बाहर रहा करता था, कुछ महीने वो घर पर रहा करता था। 2016 से 17, 18, 19 बीत गया। इसी बीच इनकी एक बेटी हो गई। सौरभ इसी तरह आता और जाता। 2019 के बाद फिर 2021 में सौरभ आया। उसके जाने के बाद कोरोना काल आ गया। इतने बेटी भी बड़ी हो गई, प्ले स्कूल जाने लगी। अब जब बेटी का स्कूल जाना आना शुरू हुआ तो मुस्कान अकेली रहती थी, क्योंकि तो उसी को बेटी की सारी देखभाल करनी थी। तो अपनी बेटी को वो स्कूल छोड़ने जाया करती थी, लेने भी जाया करती थी। अब इसी चक्कर में उसकी एक लड़के से मुलाकात हो जाती है और उस लड़के का नाम होता है साहिल। साहिल भी मेरठ का रहने वाला होता है। अब दोनों में मुलाकातें बढ़ जाती हैं। साहिल का जो है मुस्कान के घर आना जाना शुरू हो जाता है। काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ जाती हैं। आसपास के लोगों को भी इस बात का थोड़ा सा लगने लगता है कि जो लड़का है ये पति घर रहता नहीं है और ये इसके घर आता जाता रहता है। इसी बीच कोरोना काल के बाद सौरभ फिर अपने घर आता है। 2023 आ जाता है। जब सौरभ इस बार लंदन से अपने घर वापस आया तो मकान मालिक ने सौरभ से एक शिकायत की और उसको बताया कि जब तुम नहीं होते हो तो तुम्हारे पीछे बराबर एक लड़का आता है और तुम्हारी बीवी के साथ हमें उसका रिश्ता सही नहीं लगता है। दोनों घूमते हैं फिरते हैं और कई बार घर में हमने उन दोनों को नशा करते हुए भी देखा है। यानी वो लोग शराब भी पीते हैं और कुछ और चीजें भी ऐसी हमें लगी हैं कि वो लोग सही नहीं करते हैं। अब जब सौरभ को ये बात पता चलती है तो वो अपनी बीवी से बात करता है, मुस्कान से। वो मना कर देती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग अच्छे दोस्त हैं। इधर सौरभ जो है वो मुस्कान का फोन चेक करता है, उसकी चैट देखता है। उसको पता चल जाता है कि उस चैट से, क्योंकि वो नॉर्मल चैट नहीं थी, उस चैट में इस तरह की बातें थी कि या तो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करता है या हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं। सौरभ काफी कोशिश करता है मुस्कान को समझाने की। दोनों में झगड़ा हो जाता है। सौरभ कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ, डिवोर्स दे देता हूँ, लेकिन मुस्कान इस चीज के लिए तैयार नहीं होती। इसी कश्मकश में जो है फिर से 2023 में ही सौरभ वापस चला जाता है लंदन अपनी पोस्टिंग पर। अब जाने के बाद फिर वही सिलसिला चालू रहता है। साहिल और मुस्कान की नजदीकियां काफी हो जाती हैं, काफी नजदीक आने लगते हैं। इधर जो साहिल होता है वो काफी अंधविश्वासी होता है, यानी इन इधर उधर काला जादू और इन चीजों में काफी विश्वास रखने वाला होता है। उसकी माँ थी नहीं, उसकी माँ को मरे हुए काफी टाइम हो गया था। लेकिन स्नैपचैट पर उसने अपने माँ की नाम की एक आईडी बनाई हुई थी और अपनी माँ से वो उस आईडी पर बात करता था। यानी वो चैट का जवाब इसी तरह देता था कि जैसे उसकी माँ खुद उससे बात कर रही है। मुस्कान को ये बात पता चल जाती है। अब मुस्कान इस चीज का फायदा उठाती है
और वो उसी आईडी से चैट करती है साहिल को और उसको कहती है कि मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसे कभी धोखा नहीं देना, उसे छोड़ना नहीं, तुम हमेशा उसके साथ रहना। और साहिल जो होता है वो अंधविश्वास में इतना डूबा हुआ होता है कि वो उन सब बातों पर विश्वास कर लेता है और उसे लगता है कि ये सारी बातें उसकी माँ उसे बता रही हैं। अब वो फैसला करता है कि मुझे मुस्कान के साथ ही रहना है। अब मुस्कान के घर जाता है और उसको बोलता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम्हें सौरभ को छोड़ना होगा, उसे डिवोर्स दे दो और हम लोग साथ रहेंगे। अब मुस्कान उससे कहती है कि देखो, अगर मैं डिवोर्स भी दे दूंगी तो भी वो यहीं रहेगा, आसपास ही, वो मेरा पीछा छोड़ेगा नहीं, तो क्यों ना हम एक काम करें, उसे रास्ते से ही हटा देते हैं। साहिल भी इस बात पर तैयार हो जाता है। इधर फिर मुस्कान उसकी माँ की आईडी से उसे फिर से एक मैसेज करती है और कहती है कि जो मुस्कान का पति है सौरभ, उसका वध कर दो। क्योंकि इस तरह की लैंग्वेज ही वो यूज किया करता था साहिल अक्सर। तो अब साहिल को लगता है कि उसकी माँ ने उसे फिर से एक ऑर्डर दिया है कि उसके पति का वध करना है मुस्कान का। अब उसके दिमाग में ये चीज फिट हो जाती है। अब दोनों प्लानिंग करने लगते हैं, यानी मुस्कान भी और साहिल भी। अभी सौरभ लंदन में ही है, अभी उसके आने की कोई पता नहीं कि वो कब आएगा, लेकिन दोनों उसकी मर्डर की प्लानिंग कर रहे हैं। अब कई कई तरह की चीजें खोजते हैं, गूगल आउट करते हैं कि किस तरीके से लाश को ठिकाने लगाना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। पहले सोचते हैं दोनों के मर्डर करके इसको दफना देंगे, लेकिन दफनाने के लिए ये था कि कितना गहरा गड्ढा होना चाहिए, किस तरीके से दबाना है लाश को। आसपास अपने दोस्तों से पूछते हैं, तो दोस्त भी उसको बोलते हैं कि यार इन चक्करों में मत पड़ो, तुम अपना काम धंधा देखो, ये चीजें सही नहीं है। तो उसको लगता है कि यार दोस्तों से भी पूछ लिया, अब ऐसा ना हो कल को कोई बात आए तो हम फंस जाए, दोस्त बोलने के लिए लाश के लिए पूछ रहे थे। तो वो दबाने का प्लान भी कैंसिल हो जाता है। अब तभी वो कहता है मुस्कान से, एक काम करो, तुम मार्केट जाओ और 2 बड़े बड़े चाकू खरीद करके लाओ, हम लाश के टुकड़े करेंगे, टुकड़े करने के बाद उसे एक ड्रम में डालेंगे और उसको सीमेंट से फुल कर देंगे। ये प्लानिंग पूरी तय हो जाती है। मुस्कान मार्केट जाती है, 2 बड़े बड़े चाकू खरीद करके ले आती है। अब इंतजार होता है सौरभ के आने का। इसी बीच मुस्कान का बर्थडे होता है, इसी 24 फरवरी 2025 को। अब मुस्कान का जब बर्थडे होता है तो सौरभ कहीं ना कहीं मुस्कान से बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसकी हर बात मानता था, उसकी बातें सुनता था। तो वो सारी चीजें भूल कर सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी पत्नी को एक सरप्राइज दे दूं, हो सकता है हम दोनों के रिश्ते अच्छे हो जाएं और सारी बात खत्म हो जाए। 25 फरवरी को सौरभ मुस्कान के घर आ जाता है, मुस्कान के पास आ जाता है, यानी अपने घर आ जाता है और मुस्कान का बर्थडे सेलिब्रेट होता है। इधर मुस्कान ने पहले ही तय किया हुआ था प्लानिंग में कि जब भी सौरभ आएगा तो हम उसको कुछ नशीला पदार्थ खिलाएंगे जिससे वो बेहोश हो जाएगा और उसके बाद हम उसके टुकड़े कर देंगे। प्लान के मुताबिक रात को जब पार्टी खत्म हो जाती है, मुस्कान सौरभ को शराब देती है पीने के लिए और उसमें वो पहले से ही नशीली दवाई मिला देती है। लेकिन सौरभ को उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, वो थका होता है, वो बिल्कुल मना कर देता है कि मैं आज ड्रिंक नहीं करूंगा, हम इसी तरह सेलिब्रेट करेंगे, और वो सो जाता है। अब 25 फरवरी को ये प्लान बिल्कुल फेल हो जाता है। वो साहिल को बताती है कि उन्होंने तो ड्रिंक ही नहीं की, तो मैं किस तरह उनको कुछ खिलाती। अब इस बात को यहीं पर छोड़ते हैं और आगे की डेट फिक्स कर लेते हैं। अब डेट फिक्स की जाती है 3 मार्च 2025 की। 3 मार्च इसलिए फिक्स की जाती है क्योंकि जो मुस्कान की बेटी थी वो बड़ी हो गई थी, उसके एग्जाम चल रहे थे, 2nd क्लास में वो आ चुकी थी। तो 3 मार्च को उसका लास्ट पेपर था। तो उसने सोचा कि पेपर के बाद मैं क्यों अपनी बेटी को अपने मायके में छोड़ दूं, क्योंकि मुस्कान का जो घर था वो भी मेरठ में ही था, पास में ही था। तो वो अपनी मम्मी के पास अपनी बेटी को छोड़कर फिर इस काम को अंजाम देने वाली थी। इसी तरह 3 मार्च भी आ जाती है। अब सौरभ को वो सोचती है कि किस तरीके से कराए ड्रिंक, सौरभ करने को तैयार नहीं था। फिर वो सौरभ का मनपसंद खाना बनाती है। सौरभ को कोफ्ते बहुत पसंद थे तो वो कोफ्ते बनाती है और जब वो सौरभ को देती है खाने के लिए तो उसमें कोफ्ते में वो नशीली दवाई मिला देती है। सौरभ खाना खाता है, लगभग रात के 9:30 बज चुके थे, घर में कोई था नहीं, बेटी को उसने माँ के यहाँ भेज दिया था अपनी। सौरभ खाना खाकर थोड़ी ही देर में सो जाता है और बेहोश हो जाता है। रात के लगभग 12 साढ़े 12 बजे का वक्त हो जाता है। मुस्कान जो है साहिल को फोन करके घर बुला लेती है और कहती है कि काम हो गया है, वो बेहोश हो चुके हैं और तुम घर आ जाओ। अब साहिल घर आता है। आने के बाद में सबसे पहले वो चाकू निकालता है और मुस्कान से कहता है कि तुम्हें ही अपने पति का वध करना है, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि उसके पति का वध करो, तो तुम अगर इसका वध करोगी तभी मेरी माँ खुश होंगी। पहले तो मुस्कान मना करती है, लेकिन साहिल उसके हाथ में जबरदस्ती वो चाकू पकड़ा देता है। पकड़ने के बाद वो उसके सीने पर हाथ ले जाता है और जोर से उसके हाथ पर मारता है, जिससे जो वो चाकू था वो सौरभ के सीने में घुस जाता है। इसी तरह फिर सौरभ के 3 टुकड़े किए जाते हैं। गर्दन अलग की जाती है, क्योंकि वध की बात थी, तो वध जो होता है वो गला काट कर होता है। दूसरे सेकंड जो उसके पार्ट किए जाते हैं, उसकी हथेलियां काट दी जाती हैं और फिर उसका धड़ अलग कर दिया जाता है।
तीनों टुकड़ों में से वो धड़ जो था वो वहीं बेड के अंदर रख देता है पॉलिथीन में करके, और जो उसकी हथेलियां और सर होता है वो अपनी एक पॉलिथीन में करके साहिल अपने घर ले जाता है। अब इधर मुस्कान घर में अकेली, साहिल का धड़ उसके बेड में रखा हुआ है, उसे नींद नहीं आए, डर रही है वो। इधर वो साहिल को फोन करती है, रात के 3:30-4 बज चुके थे, कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे डर लग रहा है। वो मुस्कान से कहता है साहिल एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ। मुस्कान साहिल के घर चली जाती है और वहां पर दोनों सोते हैं। अगला दिन निकल आता है, यानी कि 4 मार्च आ जाती है। 3 मार्च को ये घटना हुई थी। 4 मार्च को सुबह फिर साहिल और मुस्कान अपने घर, उसी घर में वापस आते हैं जहां पर सौरभ की हत्या की गई थी। आने के बाद में पॉलिथीन में से सौरभ सारी बॉडी के पार्ट्स को निकालता है, ड्रम में डालता है और मुस्कान से कहता है तुम जाकर के सीमेंट की बोरियां लेकर के आओ। सीमेंट की बोरियां लाई जाती हैं, उसको ड्रम में डाला जाता है, पानी से फुल किया जाता है, लगाने के बाद रखने के बाद उसका ढक्कन भी बंद कर दिया जाता है और पूरे घर की सफाई ब्लीचिंग पाउडर डालकर कर दी जाती है। अब यहाँ पर बिल्कुल काम खत्म हो जाता है, यानी एक सक्सेसफुल मर्डर जो उन्होंने प्लान किया था वो हो जाता है। अब 4 मार्च को ये कैब बुलाते हैं। कैब बुलाने के बाद ये वहां से मनाली के लिए निकल जाते हैं और सौरभ का जो फोन होता है वो मुस्कान अपने साथ रख लेती है। अब अपनी माँ को बोल देती है कि मैं और सौरभ जो है वो जा रहे हैं घूमने, हम मनाली जाएंगे, शिमला जाएंगे और फिर वहां से कसौल जाएंगे। अब इधर जो सौरभ के घर वाले थे, जब शुरू में शादी हुई थी तो वो सब नाराज थे, क्योंकि अगेंस्ट जाकर इन्होंने फैमिली से शादी की थी, तो मिलते जुलते नहीं थे। लेकिन जब बेटी हुई थी सौरभ की तो थोड़ा बहुत आना जाना हो गया था, लेकिन फिर भी इतना नहीं था कि हर वक्त सौरभ की खैर खबर ले। लेकिन सौरभ के घर वालों को ये पता था कि सौरभ आया हुआ है और इस बार होली भी है, तो साथ में ही होली मनाएंगे। अब 4 मार्च को ये लोग निकल जाते हैं, यानी साहिल और मुस्कान निकल जाते हैं, लेकिन घर वालों को ये बताया जाता है कि वो अपने पति सौरभ के साथ घूमने निकली हुई है। लगभग 80-85 हजार रुपए मुस्कान के पास होते हैं, ये कैश लेकर के चली जाती है। घूमने के बाद जब घर वाले सौरभ के मैसेज करते हैं तो मैसेज पर ही सौरभ के फोन से उन्हें रिप्लाई करती है कि हम लोग घूमने आए हुए हैं, अभी हमें टाइम लगेगा और हम वापस जल्दी आएंगे। तो सौरभ की सिस्टर पूछती भी है कि इस बार होली भी है भैया, तो तुम होली से पहले पहले आ जाना। तो मना करते, मैसेज आता है कि नहीं, होली पर हम पॉसिबल नहीं होगा कि हम आ पाए। तो उसकी सिस्टर को भी थोड़ा अटपटा लगता है कि ज्यादातर त्योहारों पर भैया होते नहीं है और इस बार है तो मना कर रहे हैं। खैर वो सोचती है हो सकता है कोई और बात हो। इसी तरह ही दोनों घूमते फिरते रहते हैं। 4 मार्च से लगभग 18 मार्च आ जाती है, होली भी खत्म हो जाती है, त्योहार भी निमट जाता है। लगभग 14 दिन इसी तरह बीत जाते हैं। अब मुस्कान जो कैश लेकर गई थी वो कैश इसके पास खत्म हो जाता है। जब कैश खत्म हो जाता है तो ये अपनी माँ को फोन करती है और पूछती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और जो सौरभ है उनके अकाउंट में पैसे हैं, तो मैं पैसे कैसे निकाल सकती हूँ। अब उसकी माँ को पहले तो अटपटा लगता है। वो कहती है कि जब सौरभ तुम्हारे साथ है, तुम लोग घूमने गए हुए हो, तो तुम उसी से पैसे मांग लो, तुम्हें मुझसे पूछने की क्या ही जरूरत है। तब अचानक उसके मुंह से निकल जाता है कि मम्मी कुछ अनर्थ हो गया है और सौरभ अब जिंदा नहीं है। ये कहकर वो फोन रख देती है। अब उसकी माँ को ये बात सुनकर बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि सभी के मुंह से सबको पता था कि सौरभ और मुस्कान के रिश्ता जो है अच्छे से नहीं चल रहा है। दोनों के रिश्तों में खटास आ चुकी है। कहीं ना कहीं साहिल नाम का एक लड़का जो है वो मुस्कान के साथ है। दोनों के रिश्तों के बारे में भी घर वालों को पता था। अब मुस्कान की मम्मी ये बात अपने पति को बताती हैं, यानी मुस्कान के फादर को बताती हैं कि इस तरह से बात है। अब वो आने का इंतजार करते हैं मुस्कान का। 18 मार्च को मुस्कान वापस भी आ जाती है मेरठ। जब मेरठ वापस आ जाती है तभी माँ जो है वो उसके घर जाती है, पिता भी जाते हैं। इसी बीच माँ पुलिस वालों के पास भी चली जाती है और उन्हें पूरी बात बताती है कि हमारी बेटी ने इस तरह से बात की और हमें शक है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि सभी लोग सौरभ को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि सौरभ एक बहुत ही अच्छे नेचर का लड़का था और मुस्कान से बेपनाह मोहब्बत भी करता था, उसकी हर बात मानता था। और माँ भी जो है मुस्कान की बहुत पसंद करती थी सौरभ को। तो जब घर जाते हैं तो वहां पर तलाशी ली जाती है। मुस्कान जो है वो साहिल के साथ होती है। अब पूछा जाता है कि भाई कहाँ है सौरभ, तो पहले तो इधर उधर घुमाती है बातों को। फिर लास्ट में जब वो टूट जाती है तो वो बताती है कि इस ड्रम में सौरभ को हमने बंद किया हुआ है। लेकिन सबको समझ नहीं आता कि भाई सौरभ कैसे इस ड्रम में आ सकता है। खैर पुलिस वाले उस ड्रम को अपनी कस्टडी में लेते हैं। लेने के बाद में उसको एक ई रिक्शा से सरकारी हॉस्पिटल के मुर्दा घर में ले जाया जाता है, जहाँ आपके कंपाउंड में उस ड्रम को काटा जाता है और सौरभ की लाश को बरामद कर लिया जाता है। तो एक कहता है ना, बुरे काम का बुरा नतीजा। अब एक बच्ची के सर से उसके बाप का साया तो छीना उसकी माँ ने, और उसकी माँ को जो है अब कानून देखें क्या सजा देता है। उम्र कैद से कम तो क्या ही सजा होगी, क्योंकि इतना क्रूर एक लड़के को, बेकसूर को मार दिया गया अपने प्रेमी के साथ मिलकर। तो अब आगे देखते हैं मुस्कान को इसमें कितनी सजा होती है, क्या इसमें और चीजें नई नई निकल करके सामने आती हैं। तो ये थी आज की पूरी कहानी मेरठ से।
कि किस तरह एक फिर से एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एक लड़के की जान चली जाती है। तो कितने केस हमने इस तरह से सुने कि कुकर में पका दिया है, किसी ने बोरी में बंद कर दिया है, किसी ने कुछ नए नए तरीके हम मर्डर के सुनते हैं। लेकिन आज पहला तरीका एक ऐसा सामने आया जिसमें एक पत्नी ने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर सीमेंट में दबा दिया, और वो भी एक ड्रम का यूज किया गया जिसका अमूमन लोग पानी के लिए यूज करते हैं। तो आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो और इसी तरह आप क्राइम की कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।